एसटी हसन साहब हैं सांसद समाजवादी पार्टी से। सर एक बार मंच पर आइए प्लीज, स्वागत है आपका। और हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ अजीत सिंह हमारे बीच में हैं। अजीत जी आप भी मंच पर आ जाएं। बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ सर बैठिए सर। एसटी हसन साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। सर पहले तो इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सर देखिए, मुरादाबाद की बात हो रही है तो पहले तो आपसे मुरादाबाद के विकास पर बात होगी। मुरादाबाद में अभी कौन से ऐसी ऐसी चीजें हैं जो चाहिए, चूंकि आप भी बहुत मुखर होकर बात करते हैं और सभी मुद्दों पर बात करते हैं, तो पहले तो मुरादाबाद कितना विकास हुआ और कितना होना चाहिए एज ए सांसद आपके? देखिए, मेरे स्तर से जितना मुमकिन हो सकता है वो विकास हुआ। कोरोना आ गया, हमारी निधि रोक दी गई, 4 साल हो गए और 2 साल की पूरी निधि नहीं मिली। उसके अलावा उसके साथ साथ जो भी मिला उसमें मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 5 विधानसभाएं हैं, सब जगह विकास के काम करें। और ख़ास तौर से मैंने ध्यान दिया पथ प्रकाश के ऊपर, 1000 सोलर लाइटें, हाई मास लाइटें, क्योंकि देहातों में बिजली पहुंचती नहीं और वहाँ पे लोग परेशान होते हैं और हादसात होते हैं, लोग चोरी रहजनी करते हैं, उसको भी रोकथाम हुई। ओवरऑल विकास के मामले में जो हमारी विकास हुए हैं मुरादाबाद में, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता यहाँ पर। हमारी सरकारों ने जो काम करे, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याएं थी, जाम की समस्या थी, मैं अभी भी जाम से जूझ कर आ रहा हूँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो बहुत बिजी चौराहे थे, संभल का चौराहे पे ओवरब्रिज बनवाया अखिलेश जी की सरकार ने। ये आपका लोको शेड से शायद आपने क्रॉस किया हो, ये सिंगल वे था, इसको अब पार्लियामेंट में उठाया और ख़ुद बात करी रेल मंत्री से, ये डबल लेन हो गया। और अफगानपुर के अंदर ओवर ब्रिज बनवाया, वो भी अखिलेश जी की सरकार में बना था। जितने मुमकिन हो सकते थे, लेकिन अभी भी बहुत सख्त ज़रूरत है। एक बड़ी समस्या जाम की है जी, जगह है नहीं, वही 100 साल पुरानी सड़कें हैं, आबादी और व्हीकल्स आप जानते हैं कितने बढ़ चुके हैं। तो अब ऑप्शन सिर्फ 2 ही बचते हैं। आप मकानों को डिमोलिश नहीं कर सकते, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। या तो ज़मीन के अंदर रास्ते बनाए या ज़मीन के ऊपर बनाए। तो जो मेन रोड्स हैं, जो स्टेशन रोड है वहाँ पे, उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक रामगंगा नदी किनारे पे बहती है, इसके लिए हमने प्रपोजल दिया है और पहले भी दिया था, इसका एस्टिमेट भी बना था अखिलेश जी की सरकार में, और उसमें सरकार चली गई, नहीं हो पाया। अगर रामगंगा बैंक के ऊपर एक तटबंध बने और उसके ऊपर एक सड़क बने, वो एज ए रिंग रोड काम करेगी मुरादाबाद के लिए। और बीच बीच में उसमें वो रास्ते दिए जाएंगे जहाँ आप नीचे उतर के शहर के अंदर दाखिल हो जाएं, तो जाम की समस्या भी कम हो जाएगी। ये शहर आपको मालूम है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में इसकी पहचान है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। एक ज़माना था कि तकरीबन 22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट यहाँ से होता था। समस्याएं आई, बहुत आई, जीएसटी आया, क्रूड के दामों की प्रॉब्लम आई, तो वो अब बीच में घटकर 5,000 करोड़ रुपये भी आ गया था, लेकिन अब फिर ये बढ़ गया तकरीबन 10,000 करोड़ रुपये है, जो फॉरेन एक्सचेंज देता है देश को। तो इसको अपलिफ्ट करने के लिए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम्स होनी चाहिए। कई बार पार्लियामेंट में मैंने इस बात को उठाया। यहाँ पे जो हमारे आर्टिजन्स होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, छोटी उनकी भट्टियाँ होती हैं, तो एक बड़ी अंगीठी की तरह उस पर पीतल गलाते हैं और अपने बर्तन और यूटेंसिल्स और डेकोरेटिव आइटम्स उस पर बनते हैं। एनजीटी की बहुत बड़ी समस्या आ गई, पॉल्यूशन की वजह से उन्होंने उस पर रोक लगानी शुरू कर दी। हमने इसको पार्लियामेंट में रखा और हम खुद, उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री थे ऑयल नेचुरल गैस के, उनसे कह के पीएनजी गैस मुरादाबाद के अंदर लेके आए। सेंटर मुरादाबाद में ये नहीं थी, ताकि हमारे आर्टिजन्स वो इस्तेमाल करें और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी ना हो और उनको फ़ायदा भी ज़्यादा। कोयला महंगा पड़ता है उससे। हम
ने अभी पिछले सेशन में जीएसटी का मुद्दा उठाया। बहुत समस्या है आर्टिजन्स की। आर्टिजन अगर अपना कच्चा माल लेके आता है, वो डिफरेंट शहरों से लाता है, कलकत्ते तक जाते हैं। जीएसटी वाले पूछते हैं कि आपने किससे लिया, उसने बता दिया इससे हमने माल लिया। उसको ट्रेस करते हैं, कहते हैं उसने किससे लिया, और तीसरे से चौथे ने किससे लिया। अब ये शजरा तो नहीं बता सकता आर्टिजन, वो तो गरीब आदमी बेचारा लेके आया है। जीएसटी वाले इसी पे नोटिस देते रहते हैं कि आपने। पूरी यूपी में इसको लेके छापेमारी भी हुई, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी खड़े किए, खुद अखिलेश यादव ने खड़े किए, आपने भी इस पे सवाल पूछा, जवाब मांगा सरकार से। मैंने इस बात पे सवाल किया कि ये हमारे छोटे कारोबारी कोई चोर तो है नहीं, तुम डकैतों को तो पकड़ नहीं रहे हो। छोटे छोटे कारोबारी जो बेचारे जिनकी गर्दन पतली है उनको तुम पकड़े ले रहे हो। बाजार में घुस जाते हैं, पूरा बाजार बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि जाने क्या आफत आ गई। और मैंने पार्लियामेंट में ये मिसाल भी दी थी कि अगर दो सांड लड़ जाए, भगदड़ मच जाए, तो बाजार बंद हो जाता है। और जब हम पूछते हैं दुकानदारों से तुमने क्यों किया, बंद किया, तो कहते हैं साहब हम तो समझे जीएसटी की टीम आ गई। लेकिन असर इसका हुआ था, आप लोगों ने विरोध किया। हाँ, तो सरकार ने जीएसटी की छापेमारी रोक दी थी, उस पे एक्शन लिया है। और अब सरकार ये कह रही है कि 2 करोड़ का जिसका कारोबार है उसको अब हम एग्जाम करेंगे नोटिस से। स्वागत योग्य है ये कदम, अच्छी बात है, लेकिन ये कंडीशंस आई क्यों? हसन साहब, आपने कहा कि डकैतों को आप नहीं पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। आपकी नज़र में डकैत कौन है? जो बड़े बड़े जीएसटी बचा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो बचा रही हैं, जो दूसरे रास्ते से अपना माल निकाल रही हैं, जो ये बहाना लेके कि साहब ये रिजेक्टेड माल है बाजार में भेज रही हैं, उनका असल माल का टर्नओवर इतना नहीं जितना रिजेक्टेड माल का है। उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। हसन साहब, ये तो हो गई डेवलपमेंट की बात, हमने व्यापारियों की बात की, लेकिन थोड़ा अगर पॉलिटिकली हम बात करें तो 17-22 चूक कहाँ हुई आपसे या आपकी पार्टी से, या कहाँ कमी रह गई? देखिए, हम लोग ड्रामा करना नहीं जानते, हम लोग झूठ बोलना नहीं जानते, हम लोग जुमलेबाजी करना नहीं जानते। हमने जो करा था वही कहा, और जो कर सकते हैं वही कहते हैं। इतना फर्क है, हम समझा नहीं पाए अपनी बात लोगों को। अब लोगों की समझ में आ रहा है। इस बार समझाएंगे क्या? अब लोगों की खुद समझ में आ गया। आपने देखा 3 चुनाव हुए बाई इलेक्शन, तीनों में क्या हुआ देख लिए। अगर रामपुर चूक गए आप लोग, खतौली मैनपुरी तो जीते, रामपुर में आपने बहुत सारे आरोप भी लगाए, रामगोपाल यादव ने भी चिट्ठी लिख दी कि चुनाव फिर से हो, मतदान फिर से हो। आपने शायद सोशल मीडिया पे वहाँ के हालात देखे होंगे। आप अपने रिपोर्टर से पूछिए कि वहाँ पोलिंग वाले दिन क्या हुआ था। लोग घर का दरवाजा खोला नहीं, डंडा पहले पहुंच जाता था। नाकों के ऊपर पुलिस खड़ी थी, कहाँ जा रहा हूँ वोट डालने, क्या है पर्ची ली, फाड़ दी, बोले जाओ पड़ गया वोट। ये सारे सोशल मीडिया पे हैं। सरकार तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जहां हारे वहां पर ईवीएम खराब है, प्रशासन शासन के ऊपर आरोप लगा देते हैं। अब देखिए, आप लोग तो इतने बड़े एंकर हैं और आपको तो हकीकतें मालूम है, पूरे देश को मालूम है, और ये बात बीजेपी वाले भी जानते हैं और कहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि अब आदमी तो छुपाएगा, वो ये थोड़ी कह देंगे कि भाई हाँ बिल्कुल हमने तो, वो तो यही कहेंगे हमने बहुत फेयर इलेक्शन कराया। वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमने ये सब काम करा। हद तो ये है कि एक मैं मीडिया पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे, एक बुजुर्ग आदमी अपनी पर्ची लिए जा रहा है, उससे पूछा रिपोर्टर ने वोट डाल दिया, बोले नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मैं 60 साल से ऊपर का हूँ, मेरा वोट घर से पड़ेगा, मैं घर जा रहा हूँ। भोले भी तो इतने हैं लोग, वो घर चला गया बेचारा। वो तो हर बार इस्तेमाल किया गया। कोई भी बड़ा मुद्दा उठता है तो एसटी हसन साहब सबसे पहले खड़े होते हैं। सिविल यूनिफॉर्म की बात होती है तब भी आप कह देते हैं कि सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। देखिए, इस देश में जब आज़ादी मिली तो देश को आज़ाद कराने वाले लोग कौन थे? हिंदू, मुसलमान, सिख, सब ने अपना योगदान दिया, कुर्बानियाँ दी, और ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी जो आप सोच भी नहीं सकते। आप जिस शहर में बैठे हैं, यहाँ के नवाब मजीदुद्दीन खान साहब, जहाँ पे इंदिरा चौक है, यहाँ पे चूने का भट्टा होता था, चूने के भट्टे में डाल के उनको जलाया गया। उनकी सिसकती हुई लाश को हाथी के पैर से बांध के घसीटा गया, उनकी मौत हो गई।
ये चिकनी सड़कें नहीं होती थी, कंकर वाली सड़कें होती थी। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, 60,000 उलमा शहीद कर दिए गए, दिल्ली से लाहौर तक कुएं लाशों से पटे हुए थे, हर पेड़ पे लाशें लटक रही थी। उनको आज़ादी के 75 साल बाद ये कहा जाए कि वो कबूल नहीं है, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी अगर वो प्रताड़ित होकर दूसरे मुल्क से यहाँ थे, या उनके पर्सनल लॉस ख़त्म कर दिए जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो सबके पर्सनल लॉस दिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ ख़त्म करना हमें कबूल नहीं है। आप देश के अंदर बहुत बड़ी दरार पैदा करने जा रहे हैं। हम पर्सनल लॉस की बात कर रहे हैं। अगर मैं कह देता हूं उसमें कि हिबे ख़त्म हो जाएंगे, वक्फ ख़त्म हो जाएंगे, हम अपने डिसेंडेंट्स को, अपने वारिसों को जायदाद में जो हिस्से देते हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम इस्लाम में लड़की का हिस्सा और लड़के का हिस्सा डिफाइन है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। धारा 29 और धारा 30 ख़त्म हो गई तो हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? लेकिन आपने कहा था कि इदारे मिट जाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या देंगे? हाँ, अगर माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म हो गए, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था ये सब चीज़ें, अब हमें अधिकार दिया था संविधान ने कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस बनाएं, अपने हिसाब से चलाएं, 50% माइनॉरिटी के लोगों को उसमें रखें। अब बीजेपी तो सर कहती है कि इससे फायदा होगा देश का। अब वो ये थोड़ी कह देंगे नुकसान होगा, वो तो ये कहेंगे कि फायदा होगा। उनका तो आंखों में धूल झोंकते ही हैं, वो झोंक रहे हैं। बीजेपी कहती है एक देश, एक संविधान, एक कानून। तो कब मना कर रहे हैं हम इस बात को? क्या 302 मुसलमान पे नहीं लगता? 307 नहीं लगती? 376 नहीं लगती? वही तो संविधान से हम भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, हमारे एजुकेशन को जो हमें संविधान ने, बाबा साहब ने हमें राइट दिया, वो आप कैसे ख़त्म कर देंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया माइनॉरिटी कैरेक्टर के साथ है, जामिया हमदर्द माइनॉरिटी कैरेक्टर के साथ है। साउथ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई कॉलेज ऐसा है। हमारे यहाँ मुस्लिम डिग्री कॉलेज है, वो माइनॉरिटी कैरेक्टर के साथ है। तो हम अब जो हमने संविधान के हिसाब से उसे बनाया, तो उसको हम फ़ायदा क्यों नहीं उठाने दे रहे? कि आप ये नहीं चाहते कि हम लोग एजुकेट भी हों, हमारे बच्चे पढ़ें? आप क्या कहते हैं चाहते सर हैं? कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, कहाँ? मदरसों का सर्वे करा रहे हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी ऐसा चाहते हैं। मेरी पार्लियामेंट की स्पीच सुनना आप इस बात पे। मैंने कहा है कि मोदी जी, आप ये कहते हैं कि आपके एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। 50 महीने से आपने जो मदरसों का आधुनिकीकरण किया है, आपने सैलरी नहीं दी उनकी। और सैलरी कितनी? 8,000 से 12,000। तो ये कहते कुछ है, होता क्या है वो भी तो देखिए ना। ज़मीनी हकीकत क्या है? आप पढ़ने भी नहीं दे रहे, आप मारें भी और रोने भी ना दें। हमारी तो वो हालत है। इस पे तो कई सारे सवाल आप भी खड़े करते हैं। जब ब्रिटेन में मंदिरों पर हमला होता तो आपने यहाँ भी आरोप लगा दिया आरएसएस और बीजेपी पर कि ये वो लोग हैं जो देश को बांटते हैं और पूरी दुनिया में यही कर रहे हैं। देखिए, जब मंदिरों पर हमला हुआ, हमने उसकी मजम्मत करी, लेकिन उसके जड़ में जाइए कि वजह क्या है। ये कम्युनलिज्म हमारे देश में क्यों बढ़ा है इन दिनों में? हम सियासत ना रोजगार पे कर रहे हैं, ना विकास पे कर रहे हैं, ना महंगाई पे कर रहे हैं, ना किसान पे कर रहे हैं, ना मरीज पे कर रहे हैं। डेवलप कंट्रीज में इन पे सियासत होती है। हम काय पे कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तंग आ गए हैं लोग अब इस हिंदू मुसलमान से। पसमानदा सम्मेलन कर रही बीजेपी, कह रहे जोड़ने की कोशिश मैं कर आपकी रहे हैं। बात का जवाब दे दूं। वही लोग, वही फीलिंग्स, वो यहां से तो गए, उनके अंदर भी आ गई। जड़ तो देखिए ना कि आखिर ये कहां से शुरू हो रहा है। क्या ये देश की हमारी तहजीबें हैं? हमारी गंगा जमनी तहजीब कहाँ है? हालांकि जनता में नहीं है ऐसा। जनता में आज भी एक दूसरे के लिए लोग एक दूसरे को खून देते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैंने देखा है, बगैर किसी जान पहचान के मैंने खून देते हुए देखा है, एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के लोगों को। जनता में वही है। लेकिन हम इतनी निम्न स्तर की सियासत करके सिर्फ वोट हासिल करने के लिए हम अपनी नस्लें बर्बाद कर दें? कैसे हम इजाजत दें इस बात की? सरकार कहती, बीजेपी कहती कि भाई हमारी जो योजनाएं हैं वो हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर जाति को मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इसमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है। तो क्या सरकार सिर्फ
बहुसंख्यकों की है। मेरा ये सवाल आपसे भी है, क्या सरकार ये कर सकती है कि योजनाएं बनाए और ये कह दे कि ये साहब ये मुसलमानों को नहीं मिलेंगी? क्या कह सकते हैं? सरकार तो हमारी भी है, वो मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। हम तो उनसे शिकायत करेंगे, उन्हीं से मांगेंगे, उन्हीं से कहेंगे। तो ये चीज जो ये कहते हैं ना, ये क्या पॉसिबल है? दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि साहब एक मुसलमान को तो ये सुविधा नहीं मिल सकती है और जो हिंदू है उसको मिल जाएगी इस देश के अंदर? क्या क्या कहना चाहते हैं? तो मेरा तो यही सवाल है। एक परसेप्शन और बनाया गया अभी बीच में, हाल ही के दिनों में काफ़ी डिबेट्स भी हुई। कहा गया कि जो मुस्लिम वर्ग है वो अखिलेश यादव से नाराज़ हैं, अखिलेश यादव ने थोड़ा नज़रअंदाज किया है। कितनी सच्चाई है? देखिए, कहीं कहीं कुछ शिकायत हो सकती है, लेकिन मुस्लिम वर्ग मेजॉरिटी में मैं तो समझता हूँ 90% अखिलेश यादव जी के साथ है, क्योंकि उसने देखा है कि आज़ाद हिंदुस्तान में अगर मुसलमान की किसी ने आंसू पोंछे हैं तो वो मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने हमेशा मुसलमान के साथ इंसाफ करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी कोई मुसलमानों की पार्टी है। हाँ, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ इंसाफ करा है, उनके हक की बात करी है। उनको भी ये लगता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम यहाँ पे कोई किराएदार नहीं। कुछ दिन पहले आपने बहुत सारे संगठनों पर बैन लगाने की बात की थी कि जो हिंदुस्तान के लिए खतरा पैदा करते हैं। कौन से संगठन थे सर? देखिए, अभी एक संगठन पे बैन लगा, मुझसे सवाल किया गया, पीएफआई पे बैन लगा। पीएफआई क्या अगर ये साबित हो रहा है कि साहब वो दिलों को बांट रही है, दरारें पैदा कर रही है, हिंदुस्तान की तहजीब को ख़त्म कर रही है, तो ऐसे जितने भी संगठन हैं जो नफरतों की राजनीति कर रहे हैं, जो दिलों को बांट रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की तहजीबों को ख़त्म कर रहे हैं, उन ऐसे सारे संगठनों को बैन लगना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है, क्योंकि हमारा देश में पूरे पोटेंशियल है कि सुपर पावर होने के। दूसरे देश ये कभी नहीं चाहते कि हम सुपर पावर हो जाएं। आसान तरीका है कि बीच में इनके रहने वालों को लड़ा दो, बांट दो इन्हें मजहबों की दीवारों में। तो जो लोग जाने अनजाने में उसके शिकार हो रहे हैं, वो उन लोगों का काम पूरा कर रहे हैं जो देश का हित नहीं चाहते। लेकिन जब बीजेपी कार्रवाई करती है, वो चाहे विजय मिश्रा पर करे, मुख्तार अंसारी पर करे, अतीक अहमद पर करे, या फिर आजम खान साहब को ले लीजिए, तब समाजवादी पार्टी का हमेशा यही स्टैंड होता है कि बीजेपी जाति, धर्म, क्षेत्र और चेहरा देखकर कार्रवाई करती है। देखिए, एक होता है कि कोई अपराधी हो, साबित हो गया है। एक ये होता है कि आजम खान साहब जैसे लीडर वो मुर्गी चुरा रहे हैं, वो भैंस चुरा रहे हैं। क्या आपके दिल में ये बात उतरती है? ये दिमाग में आने वाली बातें हैं। आप अपने दिल से, अपने ज़मीर से पूछिए क्या ये पॉसिबल है? जो एक नेशनल क्या इंटरनेशनल लीडर है, उसे तो आम दुनिया जानती है। अच्छी बात है माफियाओं पे लगाम लगाएं, अच्छी बात है कि क्रिमिनल्स पे लगाम लगाएं, लेकिन उसकी आड़ में किसी बेगुनाह को ना फंसाएं। योगी राज में कानून व्यवस्था अच्छी, इसको आप मानते हैं? इन्वेस्टर समिट भी होने जा रही है, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी या आपके मुखिया अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी मुरादाबाद के 15 दिन के अखबार मंगा लिए, हर दूसरे दिन रेप हैं, मर्डर हैं, डकैतियाँ हैं, धोखेबाजियाँ हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि क्राइम खत्म हो रहे हैं? योगी जी तो कहते हैं कि अगले चौराहे पे ढेर हो जाएंगे, सीसीटीवी में कैद हो जाएंगे। तो फिर क्यों हो रहे हैं? रेप इस कदर क्यों हो रहे हैं? सजा भी सबसे ज्यादा दिलाई, मर्डर 8,000 क्यों हो लोग। रहे हैं? मर्डर क्यों हो रहे हैं? भाई ये भी तो देखें ना। आप मानते हैं कानून व्यवस्था बेहतर हुई है या अभी और बेहतर होने की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है बेहतर होने की। ये तो कहने की बातें हैं कि वह बेहतर हो गई, लेकिन आप खुद अखबार मंगा के पढ़ लेना, देख लेना, आपको मालूम हो जाएगा। शिवपाल जी साथ आ गए हैं अब, और अब बीजेपी के जब भी हम डिबेट करते हैं तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव तो उनका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद चुनाव हो जाता है, फिर उनको साइड कर देते हैं। क्या इस बार भी वही होने वाला है? हालांकि छोटे नेताजी का नाम दिया है अखिलेश जी को,
शिवपाल जी ने। अब देखिए, पता नहीं क्यों बीजेपी वालों को तकलीफ हो रही है कि शिवपाल जी आ गए। अगर वो आप ही गए हैं और पहले नहीं थे, अब उनके आने से हम, मैं मानता हूँ हमारी ताकत बढ़ी है और हमें उम्मीद है, क्योंकि हर परिवार में गिले शिकवे हो ही जाते हैं। अब छोटे भी परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, वो बाद में दूर भी हो जाते हैं, लेकिन परिवार रिश्तेदारियां कभी खूनी रिश्ते खत्म नहीं होते। इसीलिए तो बीजेपी आरोप लगाती है कि परिवार की पार्टी है। अच्छा, उन्हें ले लें तो परिवारवाद हो गया, ना लें तो उन्हें क्यों छोड़ दिया? इसीलिए सवाल पूछा। तो वो तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो अब आप सोच लिए। ओम प्रकाश राजभर दूर हो गए क्योंकि उन्हीं की वजह से आप बलिया, मऊ, गाजीपुर, कई सारे जिले क्लीन स्वीप किया था 2022 में, तो नुकसान नहीं उसका, क्योंकि अब वो बीजेपी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्या मालूम वो कल किसकी तारीफ करें, उनका क्या, मैं तो आपकी भी कह नहीं तारीफ किया था उन्होंने चुनाव में, अखिलेश जी को कहा था एसी से बाहर आ जाएं। सकता। देखिए, वो किसकी तारीफ करें किसकी बुराई करें, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। चुनाव होंगे, बगैर उनके भी आप देख लेना रिजल्ट क्या होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन साहब, हमारे साथ आप जुड़े। बहुत आपने बताया जाम में फंसे हुए थे, उसके बावजूद आप यहाँ पर पहुंचे, थोड़ा लेट हुए, लेकिन आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, इतना समय निकाला, बहुत शुक्रिया सर। और इस वक्त मंच पर हम बुलाना चाहेंगे हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा जी को। सर प्लीज मंच पर आए। सर हसन साहब प्लीज आप रहिए यहाँ पर, और अजीत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सम्मानित करेंगे हसन साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया एसटी हसन साहब, वक्त निकालने के लिए, और बड़ी बेबाकी के साथ आपने अपनी बात रखी। और अगला सेशन हम आगे बढ़ाएंगे।